Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो ऑलरेडी हमने मोशन का फर्स्ट लेक्चर देख रखा है, जिसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको करवाया, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में करवाया है। जो कि वीडियो, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। और कोई एक दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा एनडीए और सीडीएस डिफेंस एग्जामिनेशंस के पूरे सिलेबस को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, और आप इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में फैला दीजिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ मोशन, जिसमें देखेंगे मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, कैलकुलस मेथड आपका काम का तो नहीं है, हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को समझेंगे। क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन है, अगर वो कांस्टेंट है, कितना है, ए है, तो उस समय उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, मतलब इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे u, और u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, जब टाइम इक्वल टू t होगा, तो उसको हम कहेंगे v, और उसकी वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी, इसको आपको याद रखना है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ देखिए कि रिलेशन निकाला जाएगा टाइम और वेलोसिटी के बीच। वेलोसिटी और टाइम के बीच एक रिलेशन निकाला जाएगा कि किस तरह से ये लोग रिलेटेड है। अगर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। आपको कैलकुलस मेथड नहीं चाहिए कि यहाँ पर इन लोगों ने डिफ्रेंशिएशन करके निकाला, ये आपको नहीं चाहिए। बस आपको फाइनल फार्मूला याद रखना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ड्राइव करके दिया। इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसे ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट अगर मैं बातें करूँ तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम समझेंगे, और ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में। ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, ये रिलेशन है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ खास नहीं, कुछ बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर s का जो मतलब है वो है डिस्प्लेसमेंट से, t तो टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन। इसके हिसाब से जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आपको ये कैलकुलस मेथड नहीं चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ऑलरेडी। चलिए, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने बताया था कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, जिसमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर सभी का फुल फॉर्म को पता है, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, s इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा। अगर मैं उसको समराइज करूँ तो यहाँ पर समरी आपको दिया गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। एंड द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने देखा वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके जितने काम का है मैं आपको उतना ही करा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कतें कम हो चीज़ों को समझने में और आसानी से आप
चीज़ों को हैंडल कर ले। अब यही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग अंडर ग्रेविटी देखेंगे। पहले वो क्या था, इससे पहले जो हमने देखा वो था अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे तो क्या होता है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, अंडर ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होता है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h। एक मास ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक h हाइट से उसको गिराया गया। एज्यूम करना होगा कि यहाँ पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जब ये बॉल नीचे की ओर जा रहा है तो इसे ऊपर से नीचे जाते टाइम कोई एयर के रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। फॉर कन्वीनियंस लेट अस चूज एन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव वाई एक्सिस। हम लोग कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं और अपवर्ड को नेगेटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये कन्वीनियंट के लिए आप कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं करने से कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे वहाँ पर जहाँ पर भी ए था उसको आपको जी से रिप्लेस कर देना है। अगर आप हर एक ए वाले पॉइंट को जी से रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर क्या करना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ए था उसको जी से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए ए को जब हमने जी से रिप्लेस किया तो हमें एक नया इक्वेशन ऑफ मोशन मिला जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर आप यहाँ पर भी इस ए को जी से रिप्लेस कर दो तो जो कि पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता था, अब वो हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर भी u को चेंज कर दो, किससे, ए को चेंज कर दो जी से, तो जो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था वो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy हो जाएगा। तो ये 3 नए इक्वेशन ऑफ मोशन बन गए। अगर u को हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, जब आप ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दो तो जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी था तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ बच गया v इज इक्वल टू जी टी। आप यहाँ पर भी y या फिर s बोल सकता था मैं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पुट कर दूँ 0 तो ये बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर अगर मैं यहाँ पर भी जो कि हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh था या y था, कुछ भी हम इसको ले सकते हैं, अगर इसको 0 कर दूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूलों को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और हमने 3 की जगह 9 फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द टाइम को अगर आप कैपिटल टी ले लो एंड द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड उसको h ले लो, मतलब जितना आपने जहाँ से छोड़ा वहाँ से लेकर के ग्राउंड तक को आपने h हाइट कंसिडर कर लिया। तो जो इक्वेशन है हमारा वो क्या था, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वो अब हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब आप यहाँ से अगर t के टर्म में बातों को करना लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट ओवर ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा h एंड नीचे आ जाएगा g ओनली। तो 2 इज इक्वल टू 2h रूट ओवर 2h बाई जी हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसको ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको समझाया। अब क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी को हमने समझ लिया है, देख लिया, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे मैं आपको समझाऊंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पहले ब्लैंक स्लाइड में समझाता हूँ कुछ बातों को, फिर हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया। चलिए मैं इसको ज़रा अच्छे से करूँ, फ्रेशली करूँ। एक वाई एक्सिस में ड्रॉ किया और एक एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को थ्रो किया। अब जब मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल इस तरह से एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके नीचे जाके ग्राउंड को हिट करेगा। बिल्कुल इसी तरह के एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके वो नीचे जा करके ग्राउंड को हिट करेगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये ग्राउंड टू ग्राउंड एक प्रोजेक्टाइल है, मैं उसको इस यहाँ पर उसको आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, तो जब आपने किसी एक बॉल को थ्रो किया तो बॉल की जो स्पीड होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे वो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो मान लेता हूँ मैंने u वेलोसिटी से बॉल को ट्रेवल किया, तो अगर इस u वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकालो आप, इसको अगर मान लो आप इसको अगर आप थीटा मान लो, इस एंगल को ग्राउंड के साथ
जो कि आपने थ्रो किया उसके एंगल को थीटा मान लो, तो इधर में इसका कंपोनेंट टूटेगा जिसे हम कहेंगे यू कॉस थीटा, और थीटा का ऑपोजिट में कंपोनेंट होगा जिसे हम कहेंगे यू साइन थीटा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी आप प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में ऐसे करके थ्रो करते हो तो इधर में आपने यू वेलोसिटी दिया तो इधर होगा यू कॉस थीटा, इधर होगा यू साइन थीटा। फिर धीरे धीरे ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी, और ऐसे करते करते धीरे धीरे जाते जाते एक टाइम पे आकर के ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो अगर मैं बातों को थोड़ा और अच्छे से समझा के आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए आपने जो यू दिया है वो आपने दिया है, सपोज़ मैं इसको मान के चलता हूँ, मैं आपके आइडिया के लिए यहाँ पर मान लेता हूँ 5 लिया, तो जो यू कॉस थीटा होगा इस तरह इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो यू साइन थीटा है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, मैंने इसको 4 मान लिया, इस वेलोसिटी वजह से ये ऊपर जा रहा है, और जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है यू कॉस थीटा, मैंने इसको 3 मान लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका यू साइन थीटा डिक्रीज होता जाएगा, ये मान लीजिए 3 हो गया, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा मिडिल पे डिक्रीज होते होते कि ये जो ऊपर का वेलोसिटी था ये 0 हो जाएगा, यू साइन थीटा जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और यू कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी इसे ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही है, और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद ये उल्टा उल्टा हो जाएगा और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, और एंड में जाकर के आप देखेंगे कि ये पूरा इंक्रीज़ कर गया है और ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। तो आपको अगर बोला जाए कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो ये रहता है कांस्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो यू कॉस थीटा विल बी कांस्टेंट एंड यू साइन थीटा इज़ वेरिएबल। ये क्या रहेगा? ये वेरिएबल रहेगा। तो इस तरह से एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो होती है। अब यहाँ पर कई फॉर्मूलेज बनते हैं, वो फॉर्मूले पर मैं धीरे धीरे आऊँगा, पहले मैं चीज़ों को आपको ऊपर से पढ़ के समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को एयर में फेंका जाएगा किसी एक इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ पर देखिए फेंका जा रहा है, एंड देन अलाउ टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इसको ग्रेविटी के एक्शन में मूव करने के लिए अलाउ कर दिया गया, द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ए प्रोजेक्टाइल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इस कॉल इट्स ट्रेजेक्ट्री, और जिस रास्ते से ये घूम के जाएगा इसको बोलेंगे इसके ट्रेजेक्ट्री, इसका ट्रेजेक्ट्री इसको हम लोग नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन, तो वो उसका ट्रेजेक्ट्री हो गया। बुलेट फायर किया गया तो उसका ट्रेजेक्ट्री हो गया। बलून को अगर किसी डायरेक्शन में छोड़ा गया तो उसका ट्रेजेक्ट्री हो गया। फिर क्या बोला गया? एजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, मगर हम एज्यूम करेंगे कि इस मोशन में हमारे पास कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं है। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से और अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो अफेक्ट्स आएंगे वो भी नेग्लिजिबल हम मान के चलेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी वो कांस्टेंट है। ये कुछ एजम्पशन हम लेके चलेंगे। चलिए आगे समझाता हूँ मैं आपको। इट इज़ फाउंड दैट प्रोजेक्टाइल मूव अंडर द कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज़। तो प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है वो दो वेलोसिटी के कंबाइन इफेक्ट से मूव करता है। यू कॉस थीटा जो कि एक्स डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक यू साइन थीटा जो कि वाई डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच नॉट चेंज प्रोवाइड देयर नो एयर रेजिस्टेंस। जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये लोग यू कॉस थीटा की बातें कर रहे हैं या फिर यू एक्स डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं, जो कि कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में भी समझाया कि देखिए ये वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं होता है। फिर अगर आगे बातें करें यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, और एक ऐसा भी वेलोसिटी होता है जो यूनिफॉर्मली चेंज करता है। पहले वो डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, इस तरह से चेंज करता है। वो वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब ये यू साइन थीटा की बातें कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं यू वाई की ये लोग बातें कर रहे हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा को मैंने पहले ही डायग्राम से आपको समझा दिया था
कि जो u साइन थीटा होगा वो ऊपर जाते टाइम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और जिस टाइम पे u साइन थीटा 0 हो जाएगा वो होगा उसका हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल का, और उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐड कर दूँ, इस पॉइंट को हम नाम देंगे मैक्सिमम हाइट, और x डायरेक्शन में जहाँ तक ये कवर करेगा इसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। और पूरा यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कुछ बातें हैं। अब क्या बोला गया, चलिए आगे हम चीज़ों को समझते हैं। क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है। चलिए, द प्रोजेक्टाइल एन इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और जो एंगल लिया जाता है वो एंगल किसके साथ लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लेके दिखाया है। तो प्रोजेक्टाइल में काफ़ी बातों को हमने समझा है, और यहाँ पर जो ये काफ़ी बातें हैं, यहाँ पर इन तीनों का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज का, सॉरी मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, इन सभी का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूलेज इन फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में तो है नहीं, जितना भी है मैंने आपको वहाँ तक को करवाया है, और इन फॉर्मूलों को आप ज़रूर याद रखिएगा, ताकि इन फॉर्मूलों पे कोई भी अगर क्वेश्चन आए, तो आप इससे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले होंगे जो कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होगा, जिसको मैं टी से डिनोट करता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को, वो होगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और साइन थीटा आप हम लेंगे हमेशा कहाँ से लेंगे, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से, और यहाँ पर g है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है g इज इक्वल टू 9.8, और अप्रॉक्सीमेटली इसे हम 10 भी यूज़ कर लेते हैं। अब अगर आप बातें करें रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है जिसे हम r से डिनोट करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये होता है रेंज का फॉर्मूला, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट रह गया हमारा मैक्सिमम हाइट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। ए बुलेट इज़ फायर वर्टिकली अप फ्रॉम ए 400 मीटर टॉल टावर। अच्छा, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट से, एक टॉल टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, चलिए मान लिया यहाँ से एक बुलेट को फायर किया गया विथ एन स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। तो 80 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट को इस यहाँ से फायर किया गया। स्पीड कितनी है इसकी, u 80 मीटर पर सेकंड। g को आपको 10 लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं। g को हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको g को लेना है। द टाइम टेकन टू बुलेट टू रीच द ग्राउंड। तो बुलेट कितने टाइम बाद यहाँ से आकर के यहाँ तक गिर जाएगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल में मैं आपको कुछ चीज़ों को पहले समझा दूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ों को पहले समझा दूँ। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, तो ये ऐसे करके नीचे आके गिर गया, ऐसा आप मान के चलिए, यहाँ आके हिट किया। मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपने उसको वेलोसिटी दी 20 या 100। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी होगी उसकी, यहाँ एक होगी, 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 यहाँ अलग, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 80 है, यहाँ 60, यहाँ 40, यहाँ 20, यहाँ 0, तो यहाँ भी 20 होगी इसकी ठीक पैरेलल में, यहाँ होगी 40, यहाँ होगी 60। ये रूल है, इसको आपको याद रखना होगा, और ये 100 से आकर के ही ग्राउंड पे फिर से हिट करेगी। तो ये जो टाइम भी है, ये जो टाइम है, ये दोनों टाइम भी इक्वल ही होगा। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टाइम भी क्या लगेगा, इक्वल ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो टाइम है, यहाँ अगर 80 है तो यहाँ पर भी ये 80 होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट इसको समझ लिया कि अगर यहाँ पर ये 80 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 80 मीटर पर सेकंड ही होगा। और 80 मीटर पर सेकंड अगर हमें पता है तो हमें ये हाइट भी पता है, क्योंकि अगर ये 400 मीटर तो ये 400 मीटर, मतलब ये टाइम को तो हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर टाइम आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। मगर इन लोगों ने ये टाइम नहीं बोला है हमें, इन लोगों ने ये टाइम हमसे ये टाइम इन लोगों ने नहीं मांगा। इन लोगों ने मांगा पूरा टाइम कितना लगेगा। तो ये जो टाइम है इसको भी निकाल पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे, दोनों को लास्ट में ऐड कर देना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा जगह भी चाहिए, तो मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ और आपके लिए फ्रेशली सॉल्व करता हूँ, ताकि
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास नहीं, मगर अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा जगह तो चाहिए होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करता हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टावर बनाया है मैंने, ठीक है। इसकी ऊंचाई दी गई है 400 मीटर, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया और ये बॉल इस तरह से आकर के ग्राउंड को हिट करती है। और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर इसकी स्पीड दी गई है कितनी, u इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 400 मीटर। और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वर्टिकली ये स्पीड कम होगा। तो मैं इसको यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे पास इसके बीच का और ग्राउंड का एंगल नहीं दिया गया है। ये अगर ये एंगल दिया रहता तो हम इसे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा भी सकते थे। चूँकि एंगल दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर कि वेलोसिटी 0 हुई है, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, हम इस टाइम को पता लगा सकते हैं। तो इस टाइम को मैं बोलूँगा t1, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, और इस टाइम को मैं बोलूँगा यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा है, इस टाइम को मैं बोलूँगा t2। और t1 प्लस t2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पता लगाते हैं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, मैं इसको भी बोलता हूँ क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 80 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एक फॉर्मूला था हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एक फॉर्मूला था। चूँकि ये ऊपर जा रहा है, चूँकि ये कहाँ जा रहा है, चूँकि ये ऊपर जा रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग ऊपर के लिए माइनस ले लेते हैं, चलिए जी टी लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो v कितना है हमारा, v है 0, u है 80, g है 10 और टाइम है t1। टाइम है कितना, t1। तो यहाँ पर हमारा ये कितना आ जाएगा 80/10, दैट इज़ 80/10। तो हमारा टाइम t1 आ जाएगा, हमारा टाइम t1 इज इक्वल टू, इसको ज़रा ऊपर कर लूँ, टाइम t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेकेंड। तो हमारा टाइम t1 8 सेकेंड आ गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ ये, तो हमने पहले स्टेप में क्या निकाला, हमने पहले स्टेप में t1 निकाला। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, t2 को निकाल लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, t2 को निकाल लेते हैं। तो t2 को निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। तो इस पूरे डिस्टेंस के लिए 400 तो हमारे पास है, ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस जितना है, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है। तो पहले हम ऊपर वाले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, इसको मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। h तो h रहा, तो u कितना हमारा 80 और टाइम हमें कितना लगा 8, माइनस जी कितना 10 और टाइम कितना लगा 8 का स्क्वायर 64। तो अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आप कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा 8 जा 64, 640 और ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला मिस्टेक किया मैंने, हाफ होता है। तो हाफ इंटू 640 ये हो जाएगा 320। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 640 माइनस 320, आवर आंसर विल बी 320 मीटर। तो हमारा जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये हाइट यहाँ से कितना आ गया 320 मीटर। तो अगर ये हाइट 320 है तो ये हाइट भी 320 ही होगा, दोनों हाइट सेम है। तो ये 320 और ये 400, तो कितना हो गया 320 प्लस 400। तो ये हमारा हाइट जो है ये हो गया 720 मीटर। तो ये पूरा हाइट हमें मिल गया 720 मीटर। तो अब हम आराम से यहाँ से क्वेश्चन से आराम से हमारा टाइम को भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा, h इज इक्वल टू यू टी, और ये नीचे ही आ रहा है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो यू टी 0 होगा क्योंकि u ऑलरेडी 0 है इसलिए, और h तो हाफ को हाफ ले लिया मैंने, g को ले लिया मैंने 10 और टाइम को ही मुझे निकालना है। तो h को मैं लूँगा 720, थोड़ा फ्रेशली लिखूँ, 720 इज इक्वल टू हाफ
जी को 10 ले लिया और टी स्क्वायर, इससे इसको मैं काट सकता हूँ। ये 720 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 144 टी स्क्वायर, तो टी का हो जाएगा रूट ओवर 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा और आसानी से हमारा आंसर भी निकल चुका है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 12 सेकेंड आया। अच्छा, ये तो T2 आया है, सॉरी मैं अभी गलत कर देता, T2 आया है और हमें क्या निकालना है, टाइम टोटल। तो T1 प्लस T2 करना है। तो T1 8 था और T2 12 था, तो टोटल हो गया हमारा टाइम 20। तो हमारा आंसर विल बी 20 सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को काम में लिया जाता है। देखिए किस तरह से हमने एक ट्रेजेक्ट्री को समझा, उसको अलग अलग पॉइंट में ब्रेक किया, कहीं पर वी को ज़ीरो लिया, कहीं पर यू को ज़ीरो लिया, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगाए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मैंने आपको जितना पढ़ा रखा है, जितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो सॉल्यूशन और आपको हार्ड लगा हो, तो आप कमेंट कीजिए, कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में अच्छे से इसके डिटेल में जाकर के आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को हैंडल करने में। फिर क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट। तो मतलब पहले एक रेसिंग कार एक्सेलरेट कर रहा था स्ट्रेट रोड पे, तो वो रेस से स्टार्ट किया। तो 0 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लिया इसने इस जो काम को करने के लिए, तो इसने टाइम लिया 25 सेकेंड टाइम ले लिया। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का आप यूनिफॉर्म समझो थ्रू आउट, ठीक है। द डिस्टेंस कवर विद द विल बी, तो यहाँ पर हमसे क्या मांगा गया, यहाँ से हमसे डिस्टेंस मांगा गया है। देखिए यहाँ पर आप कौन से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। हमारे पास 3 फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है एक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है एक, और एक और है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें s चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 फॉर्मूले को लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं एक, और एक इसको लगा सकते हैं। मगर दोनों फॉर्मूलों में हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ नहीं है। तो हम ऐसे फॉर्मूला को लगा के पहले एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन को निकालने के बाद हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करके चीज़ों को हम लोग और बेहतर करके चीज़ों को निकाल लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर आप देखो, तो इस फॉर्मूला को पुट करके पहले मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे पहले मैंने पुट करना है मुझे, और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो v कितना है हमारा, v 50, u 0, a निकालना है, और t 25, जो कि हमारा, इसको मैं अगर इससे काट दूँ तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस कवर निकालना है, एक ही बात है। तो डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, हम दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। फिर भी हम तीसरे वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन के लिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, और हमें एस निकालना है। तो ये तो 0 हो चुका है, तो वी स्क्वायर बाई 2a इज़ आवर एस डिस्प्लेसमेंट। तो v कितना है हमारा, v हमारा है 50, तो 50 2 बार लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2, तो ये हो जाएगा 25 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 मीटर। सो आवर आंसर इज़ एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 625। ये आसान सा क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, जो कि एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। अब एक इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नया टॉपिक कराता हूँ, जो कि हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को करने के बाद लगभग हमारी छुट्टी हो जाएगी और काफ़ी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। देखिए मैं जो डिटेल में करवा रहा हूँ आपको हर एक चैप्टर को, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स को करवाने के बाद क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसे फैला भी दीजिएगा, ताकि उनका भी मदद हो पाए। देखिए इंट्रोडक्शन हमें क्या करना है, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में क्या समझना है हमें, कि देखिए क्या बोला गया है, इन मेजरिंग एंगल देर आर सेवरल पॉसिबल यूनिट
बट द मोस्ट कॉमन यूनिट्स आर डिग्री एंड रेडियन। जो सबसे कॉमन यूनिट है वो क्या है, डिग्री है और रेडियन है। रेडियन आर यूज टू मेजरिंग एरिया, वॉल्यूम एंड सर्कमफ्रेंस। रेडियन को हम इन तीनों में मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं सर्कल ऑफ ए कोई भी स्फीयर का। अच्छा, रेडियन इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क है, ये इसकी लेंथ बाय इसका जो रेडियस। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे आर्क लेंथ के बाद, अगर आप रेडियस को डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, 1 रेडियन इज ए एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल। तो ये 1 रेडियन का डेफिनेशन हो गया। डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द एंगल। डिग्री क्या है, एक यूनिट है जिससे हम लोग साइज ऑफ द एंगल को पता लगाते हैं। व्हेन एंगल गोज ऑल द वे राउंड इन ए सर्कल, तो साइज जो क्या होगा 360 हो जाएगा। पूरा अगर चला जाएगा 360, हाफ जाएगा 180, इतना जाएगा तो 90। आपको पता ही है, मैथमेटिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इन टर्म ऑफ रेडियन द फुल सर्कल को हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन। अगर आप रेडियन के टर्म में बोलोगे तो फुल सर्कल को बोलोगे आप 2 पाई रेडियन, हाफ को बोलोगे पाई रेडियन। तो इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप लोग इसको मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। जो यहाँ पर फिजिक्स का साइंस वाला जो पार्ट है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि हमारा काम करने है, यहाँ से हम समझते हैं। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे आप अगर रास्ते में स्ट्रेट चलो तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से अगर आप एंगल में चलो तो एंगल भी क्या है, एक डिस्टेंस है थीटा, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस कहते हैं, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा कहते हैं। कंसिडर पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड ए पॉइंट ओ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ऐसा पार्टिकल को कंसिडर कीजिए। लेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टाइम इज इक्वल टू 0, 0 पर ये यहाँ पर था पार्टिकल ए, एंड आफ्टर टाइम टी इट पोजीशन इज बी। मान लीजिए टाइम टी के बाद वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, द एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग पार्टिकल का एंगल डिस्क्राइब करते हैं इन एन गिवन टाइम, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ये मान लीजिए 25 डिग्री चला एग्जाम्पल, तो ये हो गया इसका 25 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो जो एंगल है ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी, मतलब ये जो एंगल है इसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थीटा में दिया गया है। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। जैसे कि नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है। नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिश्ता है, आप अगर बोलोगे कि क्या रिश्ता है एस और थीटा में, तो यहाँ पर दिया गया है कि थीटा इज इक्वल टू एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। क्योंकि देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये है आर्क, और आर्क बाय रेडियस ही तो होता है क्या, एंगल। तो आर्क बाय रेडियस हमारा हो गया क्या, एंगल। ये रहा सिंपल सा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको याद रखना होगा। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी v होता है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या ऐसे बोलता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, थीटा बाय टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन, क्योंकि थीटा का रेडियन था, पर सेकेंड। तो ये कुछ बातें हैं, सिमिलरिटी है, जो कि मैंने आपको करवाया ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो किस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इफ थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, देन द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अगर छोटा सा है तो, और पूरा है तो थीटा बाई टाइम हो जाएगा। द एंगुलर वेलोसिटी इज ए रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होती है इसकी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब जैसे कि लीनियर एक्सेलेरेशन होता है ए, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है अल्फा। लीनियर एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम। उसी तरह से हम लोग अल्फ़ा को कहते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टी। द एंगुलर एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, विच नीड नोट टू बी सेम डायरेक्शन एज द एंगुलर वेलोसिटी। ये जरूरी नहीं है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का इक्वल हो। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो यहाँ पर देखा गया कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर चीज़ें दी गई है कि क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, इन टाइम टी पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आर्क के डिस्टेंस को पकड़ के, द करस्पॉन्डिंग एंगल सब्सटेंडेड थीटा, उसने जो एंगल सब्सटेंड किया वो क्या किया थीटा। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगा, वो थीटा इज इक्वल टू आर इंटू सॉरी एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ पर चीज़ों को और थोड़ा सा सही करके हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए सिंपली कि बताइए कि जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक रिश्ता था कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में भी रिश्ता है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, या आप बोल सकते हो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन बातों का आपको याद रखना है। ये रहा देखिए वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसी तरह से जो अल्फ़ा है रेडियल एक्सेलरेशन, उसमें भी क्या सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसमें भी क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन है, जो टेंजेंट की तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो जैसे कि हमने कर रखा है कि एक्सेलरेशन सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस। तो इसको आप सुधार के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और क्या है वो भी समझा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पहले मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो जो मैंने आपको अभी करवाया उसको एक ब्लैंक पेज में लिख देता हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, उसका मैं फॉर्मूला को लिख दूँगा। थोड़ा और थ्योरी को देख लेता हूँ, फिर जा कर के मैं फॉर्मूले को भी लिख दूँगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, सर्कुलर मोशन को अगर हम समझेंगे चीज़ों को ध्यान से तो क्या बोला गया है, फिर से ऊपर चला गया, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद इन कॉन्स्टेंट स्पीड इट कवर इक्वल डिस्टेंस ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एक सर्कुलर रेडियस के अबाउट, तो ये इक्वल डिस्टेंस में सर्कमफेरेंस पे इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग बट स्पीड रिमेन सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा वरना वो गिर जाएगा, और मगर स्पीड को सेम ही रहना पड़ता है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है। इफ़ द वेलोसिटी इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, क्या बोला गया है, इफ़ द वेलोसिटी चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की स्पीड भी चेंज हो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो, द सर्कुलर मोशन वी गेट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमें एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा जो कि सही सर्कल में सही पाथ में फॉलो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर दो टाइप के एक्सेलेरेशन देखे जाते हैं, एक सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और एक रेडियल एक्सेलेरेशन, जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर टर्न कंटिन्यूअसली विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी क्या है, हमेशा टर्न करता रहता है, चेंज होता रहता है, मगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। द लेंथ ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर को ब्लू से दिखाया गया है, इम्प्लाइंग द स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, कभी ये इधर जाता है तो कभी इधर, मगर स्पीड जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। फिर क्या बोला गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में, आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ड्राइव फ्रॉम द सिंपल ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो रिलेशन है उससे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाला जाता है। लेट द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन एंड वेलोसिटी वेक्टर शिफ्टेड टू द सेम एंगल थीटा इन द स्मॉल इंटरवल टाइम टी। अगर एक डायरेक्शन और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो थोड़ा एंगल ही शिफ्ट होता है एक स्मॉल टाइम टी के लिए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या होगा, द पार्टिकल मूव इन ए पोजिशन R1 टू R2, जो पार्टिकल पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पहले वो कहाँ था R21 पे, अब कहाँ गया R2 पे, तो ये हो गया उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए जिसकी वेलोसिटी थी V1 और यहाँ पर हो गई वेलोसिटी V2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, V1 माइनस V2 हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज इन आर और वेलोसिटी चेंज इन वी होता है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन।
तो आप बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन, सॉरी मैं यहाँ पर कुछ और बोल गया कि यहाँ पर चेंज इन रेडियस बाय रेडियस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय वेलोसिटी जो है वो थीटा के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है वो उसको कहेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और जो रेडियस की ओर है उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसके बीच में एक इसका मीन आता है जिसको भी कैलकुलेट करने दिया जा सकता है, कभी कभी मैं आपको क्वेश्चन में उसको करवाऊंगा। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैंने आपको बोला कि देखने को मिलेगा कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि एक ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और सेंटीपिटल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो वेक्टर से क्या आता है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, या फिर सेंटीपिटल का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो जो सेंटीपिटल है उसको यहाँ पर बोल दिया गया वी स्क्वायर बाय आर से बता दिया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग वी स्क्वायर बाय आर से भी लिख सकते हैं। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, और इसको आप अगर इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मूला बनता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं अगर आपको समराइज़ करूँ चीज़ों को कि क्वेश्चन के बाद, अच्छा यहाँ पर एक और स्लाइड है, मैं जरा इसको बता दूँ। देखिए नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v हो जाएगा, ये था लीनियर वेलोसिटी। तो अगर आप एंगुलर में बात करो, एंगुलर मोशन में बात करो, तो v हो जाता है क्या, v क्या हो जाता है, जहाँ भी आपको v मिलेगा वहाँ आपको ओमेगा लगाना है, जहाँ भी ओमेगा फाइनल लगाना है, जहाँ भी आपको u मिलेगा वहाँ आपको ओमेगा इनिशियल लगाना है, जहाँ भी आपको s मिलेगा वहाँ आपको थीटा लगाना है, जहाँ भी आपको a मिलेगा वहाँ आपको अल्फ़ा लगाना है। तो ये पूरा फॉर्मूला लीनियर से चेंज हो जाएगा एंगुलर की तरफ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो v की जगह पर ओमेगा लगाइए, और ओमेगा इनिशियल को ओमेगा नॉट बोल सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट लगाइए, और ए को अल्फ़ा और टी, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक इसी तरह से सभी चेंजेस को अगर आप सेम करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जो कि बहुत आसान है, इसको एक डेरिवेशन से सिंपली निकाला गया है। मैं अगर आपको बोलूँ तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है ये डायरेक्टली फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म में, हम लोग इसको यूज़ करते हैं समटाइम। चलिए तो अब हम लोग, अब कुछ क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको समराइज़ कर दूं चीज़ों को। मैंने क्या बोला आपको, समराइज़ करने से पहले मैंने क्या बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाता है थीटा एंगुलर में, लीनियर में एस, एंगुलर में थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, यहाँ बन जाती है ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ बन जाएगा क्या, ओमेगा फाइनल, या ओमेगा आपसे बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम तो टाइम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और एक्सेलरेशन बन जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा। तो इसी तरह से आप जितने फॉर्मूले हैं यहाँ पर आप देखो कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसके बाद अगर आप यहाँ बात करो एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, अच्छा, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले थे, क्या था वो सभी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप इसको चेंज करो अगर लीनियर से सर्कुलर में, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा बाई टी, दैट इज़ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। यहाँ पर आप चेंज करो अगर तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू थीटा। तो ये कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि क्या रिलेशन है
नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो आप कहेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस होता है। और आप अगर इसको सुधार के लिख सकते हो कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि ओमेगा में और वी में क्या रिश्ता है, तो आप यहाँ बोलोगे कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, या फिर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपसे अल्फ़ा में और एक्सेलरेशन में पूछा जाए तो सिंपली अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी बाई आर, या फिर ए टी दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा, या फिर आर रेडियस इंटू अल्फ़ा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया और आपको इसको डिटेल में समझाया भी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 2 वीडियो के माध्यम से मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने में सक्षम रहूँगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये ज़रूरी भी है, इसको पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था। तो ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एनडीए में 2014 के फेज़ 2 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन देखिए ज़रा। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड वी पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट इट्स एक्सेलरेशन। तो क्या बोला गया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझिए बात को, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मगर ये सर्कुलर में है। अगर लीनियर में होता तो एक्सेलरेशन क्या होता, 0 होता। तो सर्कुलर में हमें थोड़ा सा अलग हट के सोचना होगा, ज़रा डीप में इसको सोचिए। तो चूँकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा हट के सोचना है, नॉर्मली नहीं सोचना है, तो देखिए यहाँ पर भले ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मगर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। भले यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मगर डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं कि ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अब आप समझो, अब ये कांस्टेंट है, आप समझो बातों को। क्या बोला गया है कि वी स्क्वायर बार मैंने निकाल लिया, ये अगर कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कुछ तो होगा। अब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग अगर है तो रेडियस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, रेडियस को डिक्रीज़ करना होगा। रेडियस अगर डिक्रीज़ करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो रेडियस को इंक्रीज़ करना होगा। थोड़ा यहाँ पर सोचने वाला क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास नहीं मगर अच्छा क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा यहाँ से ग्राफ ढूंढना है जहाँ पर ये एक दूसरा का इन्वर्स रिलेशन में हो, कि एक इंक्रीज़ करे, वी को तो देखना नहीं क्योंकि वी तो कांस्टेंट है, तो एक तो अगर इंक्रीज़ करे तो दूसरा डिक्रीज़ करे, और अगर दूसरा इंक्रीज़ करे तो एक डिक्रीज़ करे। ऐसा हमें एक रिलेशन ढूंढना होगा कि मान लीजिए कि अगर ये डिक्रीज़ करता है तो ये इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, फिक्स है, और रेडियस 0, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए रेडियस भी इंक्रीज़ कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज़ करने वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि एक को इंक्रीज़ करना होगा, एक को डिक्रीज़ करना होगा, इन्वर्स है। यहाँ पर भी दोनों ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये भी तो नहीं हो सकता है। तो बच्चा एक ही देखिए कि यहाँ पर रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया कि रेडियस इज़ इंक्रीजिंग बट द एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ में चलूँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ खास नहीं होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था फेज़ 2 में। क्या बोला गया है, ब्रास बॉल इज टाइड टू ए थिन वायर एंड श्रुंक सो द एज टू मूव यूनिफॉर्मली विद द हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्ड। तो ए बॉल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होनी चाहिए, तो फॉल्स हो गया। बॉल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, सही बात है। बॉल मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, उसका गलत बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, जो मैग्नीट्यूड है मिला जुला के वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बात तो सही लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है, तो बिल्कुल सही हमारा होगा आंसर डी। तो देखिए काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। मैं इन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे अलग चैप्टर के साथ। तो देखिए मैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को, पूरे आपके सिलेबस को बहुत कम टाइम में करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर फैला दीजिए। देखिए क्या बोला गया, द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन शोन बाय द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर से इसको दिखाया गया है। क्या बोला गया है, द कार स्टार्ट ओ
एंड रीच एट ए, ठीक है, कार ने ओ से स्टार्ट करी और ये ए पे पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं चीज़ों को। बी एंड सी एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बी और सी पे अलग अलग टाइम पे वो था। ड्यूरिंग दिस मोशन ओ टू सी एंड बैक टू बी, पहले वो ओ से सी गया और फिर बैक करके बी पे आया, ठीक है। द डिस्टेंस कवर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर रेस्पेक्टिवली, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पहले तो वो 65 गया और फिर 35 आया, तो 65 और 35 जो कि हमारा 100 हो जा रहा है, ठीक है। 550 कैरी 1 35 369 110 0, ठीक है, 100 आ जा रहा है। ओ से सी गया और फिर बी पे आया, ठीक है, 100 तो हो जानी चाहिए हमें। अच्छा मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये 35 नहीं होगा, 35 तो ये यहाँ से यहाँ तक है, उधर से अगर माइनस करें तो इसको 25 है ये, क्योंकि 60 में से 35 गया ऑफ कोर्स, तो ये 35 तो पूरा का पूरा है। और ये उधर से अगर आप जोड़ो तो 60 था जिसमें 35 आपको माइनस कर देना है, तो 25 बचा। तो अगर आप इसको प्लस करो अब 25 के साथ जो आगे 65 उसने कवर कर रखा है, तो वो हो जाएगा 90। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 90, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 90। तो 90 हमारा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, कहीं गलती करा है मैंने लगता है। अच्छा मुझे 60 लेना चाहिए था, मैं 65 लेकर बैठा हूँ, तो हमारा ये आ जाएगा 85। तो 85 हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। तो 85 मुझे आंसर मिल चुका है। फिर भी मैं और थोड़ा चेक कर लूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन और ये रहा इनिशियल पोजीशन। इनके बीच का सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इनके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो है 35 मीटर। तो 35 मीटर हमारा हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा 35 मीटर। तो बहुत ही आसानी से हमने आंसर को ढूंढ निकाला कि 85 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस एंड 35 किलोमीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको क्लियर करवा रखा है। मोशन को 2 लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.